यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथ्स के लिए आज हम चैप्टर 3 आव्यूह के परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सीखेंगे और इनका सॉल्यूशन जानेंगे। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 और आने वाले नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और यह वीडियो का एपिसोड 7 है। इससे पहले 6 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं, जिसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं जो परीक्षा में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एपिसोड 7 में हम ऐसे प्रश्नों को सीखने वाले हैं जो परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। 8 नंबर का प्रश्न होगा और ऐसा प्रश्न एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आएगा और हर साल आता है। तो क्या है वो प्रश्न, चलिए जान लेते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है। इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कहा गया है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ 3 समीकरणें दे दी जाएंगी, इनको आपको हल करना है। हल करने से मतलब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 अंकों का पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम आव्यूह विधि लगाएंगे और आव्यूह विधि के लिए हमें आव्यूह बनाने होंगे। तो आव्यूह कैसे बनेंगे, यहाँ सबसे पहला एक आव्यूह ए बनाना होता है। आव्यूह ए कैसे बनता है, आव्यूह ए इन एक्स वाई जेड के गुणांकों का आव्यूह होता है। तो यहाँ हम x का गुणांक 3 देख रहे हैं, y का गुणांक 2 देख रहे हैं, z का गुणांक 3 देख रहे हैं इस पहले वाली समीकरण में। तो हम इससे पहली पंक्ति का निर्माण करते हैं। तो पहली पंक्ति आव्यूह की ये बना दी। दूसरी पंक्ति बनती है -2 और यहाँ y के गुणांक 1 और z के गुणांक 1 को लेकर। ठीक है, तो यहाँ -2 1 1 लिख दिया। अब तीसरी पंक्ति बनती है तीसरी समीकरण के चरों के गुणांकों से। तो यहाँ -1 हमें नजर आ रहा है, गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ पर गुणांक क्या है, -2 है। तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। दूसरा आव्यूह बनाना होता है हमें x आव्यूह, जिसमें सारे चर रखे जाते हैं और ये आव्यूह हमें स्तंभ आव्यूह बनाना होता है। x y z हमने यहाँ पर लिख दिया, ये स्तंभ आव्यूह हो गया। और तीसरा आव्यूह हमें b बनाना होता है। और b आव्यूह कैसे बनता है, b आव्यूह होता है अचर पदों का आव्यूह। और अचर पद हमें यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं 5 -4 और 3। तो 3 आव्यूह जिनके बारे में जिक्र किया वो हमने बना लिए हैं। अब हमें और क्या करना है देखिएगा। देखो यहाँ पर जो ये समीकरणें आप लिखी देख रहे हो, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, फिलहाल ये लिखी हुई है ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में। अगर आप यहाँ से इस x का मान ज्ञात करना चाहें तो आप इसका मान a इनवर्स b करके ज्ञात करेंगे, अर्थात इस a को आप दूसरी साइड लाएंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा और ये b के साथ गुणा में आएगा, तो a इनवर्स b। अब अगर हम यहाँ पर a इनवर्स निकाल लें और उसकी b के साथ गुणा करवा दें तो हमें एक स्तंभ आव्यूह मिलेगा। उस स्तंभ आव्यूह को हम इस आव्यूह के साथ गुणा करा दें, इक्वेट करा देंगे, तो हमें एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे। लेकिन अब ये ए इनवर्स ज्ञात कैसे हो, उसके लिए सबसे पहले आपको इस आव्यूह ए के सहखंडों को ज्ञात करना होगा। और सहखंड कैसे ज्ञात होते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के इस अवयव का सहखंड निकालेंगे और उसको निकालने के लिए -1 की घात लगाते हैं इसका ऑर्डर यानी इसकी कोटि, और इसकी कोटि है 1
एक इसको जोड़कर इसकी घात बना देते हैं, यानी -1 की घात 1 + 1। अब उपसारणिक बनाते हैं। किसका उपसारणिक बनाते हैं? इस 3 का उपसारणिक बनाते हैं। कैसे? हम ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं 1 1 3 -2। तो मैं यहाँ पर इनको लिख देता हूँ। अब इधर से देखो हमारे पास क्या आएगा, -1 की घात 1 + 1 यानी 2 है, तो इधर से तो हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा, जिसको हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माफी चाहूंगा, इस उपसारणिक का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार हो जाएगा 2 एकम 2 -2 आएगा यहाँ पर, फिर माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3, 3 की गुणा इसके साथ होगी 1 के, तो यहाँ से 3 ही आएगा और हमें मिलेगा यहाँ से -5। ओके, हमने A11 तो ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है A12। तो A12 निकालेंगे। देखो, -1 की पावर 1 + 2 होता है ये, और उपसारणिक बनाइए। कैसे? ये है A12 आपके पास, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दीजिए, तो आपको -2 1 -1 -2 मिलेगा। ठीक है, तो -2 1 -1 -2 आपको मिलेगा। ओके, यहाँ से हमें -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 मिल रहा है, और -1 की घात अगर विषम संख्या हो तो माइनस ही आता है। और यहाँ से प्रसार करने पर क्या मिल रहा है? देखो, इसकी गुणा इसमें कराओ तो 2 दूनी 4 प्लस के 4 मिलेंगे। -1 की गुणा 1 में कराओ तो माइनस का 1 मिलेगा, लेकिन एक माइनस सूत्र में पहले से भी आता है, तो यहाँ पर भी -5 हमें मिल जाएगा A12 का वैल्यू। ठीक है, अब हम A13 ज्ञात करेंगे, यानी पहले स्तंभ और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात 1 + 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो 3 दिखाई दे रहा है, ये है A13। तो आप ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, और जो बचा है उसको लिख लीजिए। आपके पास क्या क्या बचता है? एक सेकेंड रुकिएगा। देखो, ये उपसारणिक बनाया हमने पहले 1 + 3, उपसारणिक बनेगा -2 1 -2 1 -3 -2 1 -1 3। ठीक है, ये दोनों, ये चारों एलिमेंट, यहाँ से 1 और 3 जोड़कर 4 होते हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएंगे, -6, फिर बीच में प्लस लेना होगा क्योंकि एक माइनस एलिमेंट में पहले से आ रहा है, 1 ही कम 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी -5 आएगा। ओके, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है A21। A21 क्या होगा? देखो, -1 की घात 2 + 1 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। A21 ये रहा यहाँ पर, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ दो, और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उन सबको लिख दो। तो बचे हुए एलिमेंट है 2 3 3 -2। ये -2 और 2 की गुणा -4 हो गई, और 3 तिया 9 हो गए माइनस के, तो यहाँ कितने हो गए? माइनस के 14 हो गए, लेकिन एक माइनस इधर से भी मिलेगा हमें, तो इसलिए ये प्लस के 14 हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको दोबारा देखिए ज़रा। A21 है ये, 2 3 3 -2। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज्ञात करते हैं अरे भाई, A22 ज्ञात करते हैं। -1 की पावर 2 + 2, उपसारणिक बनाते हैं। ये है हमारे पास A22, तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम छोड़ दें, तो हमारे पास आता है 3 3 -1 -2। तो 3
3 -1 -2। ठीक है, अब यहाँ से तो प्लस ही मिलेगा, यहाँ से -3 दूनी 6 -6 माइनस और एक माइनस इधर से आएगा तो प्लस, 3 एकम 3, यहाँ हमारे पास बच जाएगा -3। ओके चलिए आगे देखिए। अब हम ज्ञात करेंगे A23 को, जो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3। उप सारणिक बनाइए। देखो A23 ये रहा हमारे पास, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दो तो 3 2 -1 3 हो जाएगा, 3 2 -1 3 हो जाएगा। और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3 तिया 9 होते हैं, 9 आ गया यहाँ पर, और 2 एकम 2, एक माइनस यहाँ पर है तो प्लस के 2, ये आ गया हमारे पास 11। ओके, अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, -1 इधर से भी मिल रहा था हमें, -1 इधर से मिल रहा था, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होगा हमें 11 के साथ। अब इसका उपसारणिक बनाओ 31 का। 31 देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये है 31, तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो आपको मिलेगा 2 3 1 1, 2 3 1 1। अब इधर से तो 3 + 1 4 हो रहे हैं, तो यहाँ से तो प्लस ही मिलेगा, यहाँ से 2 एकम 2 3 एकम 3, मतलब हमें मिलेगा माइनस का 1। ओके, तो अब हम ज्ञात करेंगे A32, जो हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। उपसारणिक बनाइए A32 का। A32 कहाँ है, ये है, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, 3 3 -2 1 बन रहा है, 3 3 -2 1 बन रहा है। ओके, 3 3 -2 1 बना, और कितना बना हमारे पास, ये 3 एकम 3 होते हैं, प्लस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस यहाँ पर है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये 9 बनेगा। कितना बनेगा, 9। लेकिन यहाँ देखिए 3 और 2 5 होते हैं, -1 की घात 5 यानी विषम संख्या है, इसलिए यहाँ से माइनस का चिन्ह भी साथ में आएगा, तो ये -9 बनेगा। ओके, अब हम याद करते हैं A33 होगा -1 की पावर 3 + 3। उपसारणिक बनाते हैं, और उपसारणिक क्या बनेगा देखिए जरा, ये है A33, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो 3 2 -2 1, 3 2 -2 1, 3 2 -2 1। देखो यहाँ 3 की गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है, तो बीच में ये वाला माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकालते हैं, यानी सहखंड अवयव निकालते हैं, ADJ ऑफ A। ए का एडजॉइंट कैसे निकलता है, जो हमारे पास सहखंड बने हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इन सब का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर ले लें तो हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ जाता है। तो हम यहाँ पर एलिमेंट रखना शुरू करते हैं। देखो A11 है -5, फिर -5, फिर -5, यानी इस पहली रो में तो -5 -5 -5 ही आएगा। दूसरी रो में क्या आएगा, देखो 14 -3 -11, 14 -3 -11, और चौथी रो में क्या आएगा, -1 -9 और प्लस का 7।
-1 -9 प्लस का 7। और इसका कौन सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ हमें कॉलम को रो और रो को कॉलम बनाना होगा। तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, -5 -5 -5। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो, 14 -3 -11। जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दो, -1 -9 7। तो ये तो एडजॉइंट हो गया। और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। A11 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो, A11 का मतलब हुआ यहाँ 3, A22 का, A12 का 2, A13 का 3। तो आपको 3 2 3 के साथ किस किस की मल्टीप्लाई करा देनी है, देखो 3 प्लस 2 प्लस 3 है ना, यही थे ना, 3 2 3। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करा देनी है -5 -5 -5 की। तो -5 -5 -5, तो यहाँ -15 हो जाएंगे, -10 आ जाएगा, -15 हो जाएंगे, 15 और 15 30 और 10 हो गए 40। तो यहाँ -40 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब हम इन्वर्स ज्ञात करेंगे। अब ए का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी -1/40। डिटर्मिनेंट बटे में चला गया तो इसलिए हमने 40 को बटे में लिख दिया। और एडजॉइंट ए को यहाँ लिख लो आप। एडजॉइंट ए आपके पास है -5 14 -1 -5 -3 -9 -5 -11 और 7। सबको डिवाइड करा दो आप 40 से, ठीक है। तो +5/40 -14/40 फिर +1/40, ठीक है। 5/40 3/40 9/40 5/40 11/40 और -7/40। तो ये बना हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स, ये बना ए इनवर्स हमारे पास, ठीक है। अब जैसा कि हमने ऊपर समीकरण में लिखा था कि हम x = लिखते हैं ए इनवर्स बी। तो यहाँ जो ए इनवर्स हमारे पास है, ठीक है, मैं इधर से इस ए इनवर्स को कॉपी कर लेता हूँ, रुकिएगा एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। देखो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, 5/40 -14/40 1/40 5/40 3/40 9/40 5/40 11/40 -7/40। इसके साथ मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। मैट्रिक्स बी लाइए ऊपर से, देखो मैट्रिक्स बी था हमारे पास 5 -4 3, 5 -4 3। अब हमें इनकी गुणा करानी है। तो गुणा कैसे कराते हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। देखो यहाँ पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ के साथ होगी। तो 5 की गुणा 5 के साथ करा दो, 25/40 हो जाएगा,
4 की गुणा -14 के साथ करा दो तो 56/40 हो जाएगा। 3 की गुणा 1 के साथ करा दो और जोड़ दो तो 3/40 हो जाएगा। अब इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 चौक 20 माइनस का 20/40 आ जाएगा। 3 चौक 12 माइनस का 12/40 आ जाएगा। और एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हमने कर दी है, इस मिस्टेक को ठीक करते हैं पहले। देखो 5 की गुणा यहाँ 5 के साथ होगी तो 25/40 आएगा। ओके, अब उसके बाद 3 की गुणा यहाँ 4 के साथ होगी -4 के साथ तो -12/40 आ जाएगा। और 9 की गुणा 3 के साथ होगी तो +27/40 आ जाएगा। 5 की गुणा फिर 5 के साथ कराइए तो 25/40 आ जाएगा। फिर प्लस 11 की गुणा 4 के साथ कराइए, 11 चौक 44/40 आ जाएगा। और -7 की गुणा 3 के साथ कराइए, 21/40 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारे पास ये क्या आने वाला है, देखो 3 और 6 9 और 5 14 हो गए, हासिल 1 गया, 5 और 2 7 और 1 8 हो गई, 84/40 आ गया ये। ओके, और यहाँ देखिए यहाँ 7 25 और 27 कितने हो गए, 20 और 20 40, और 7 और 5 12 52 हो गए। उसमें से अगर मैं ये 12 घटा दूं तो 40 रह जाएंगे, 40/40। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, यहाँ 25 में से 21 घटा दो, 4 रह जाएंगे माइनस के प्लस के, और 44 में से घटा दो तो यहाँ भी -40/40 रह जाएंगे। ओके, अब फिर से हमारे पास फाइनली क्या आंसर बचेगा, देखो 4 से आप इसे काट दो तो आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 एकम 4/4.40, और ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। और इसको 21/10 को फिर से आप काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हम अगर x की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर कराएं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो x की वैल्यू थी x y z, ये x मैट्रिक्स था, और हमारे पास 21/10 1 और -1 आ गया। अब अगर हम कंपेयरिंग कराएं तो x बराबर हमें मिलेगा 21/10, y बराबर मिलेगा 1, z बराबर मिलेगा -1, और इन्हीं को हम आंसर्स लिखेंगे अपने इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आपको समझ आया प्रोसीजर, तो सेम प्रोसीजर यही इसमें लगेगा। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। मेन जो है इसका कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन अगर कहीं अप डाउन हो गई होगी तो उसके लिए आप एक बार फिर से उसको करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन अप डाउन हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई फेरबदल नहीं होगा, और 8 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।